वह निर्माणाधीन बंगले की उन टूटी फूटी ईंटों के ढेर पर बैठा था जिन्हें लंबी दस्तियों वाली छोटी छोटी हथौड़ियों से तोड़कर कंकड़ियों में बदल दिया जाता है। फिर इन्हीं कंकड़ियों में सीमेंट और राख मिलाकर बुनियादों में डालते हैं और इमारत ऊपर उठाते हैं। निर्माणाधीन बंगले के अधूरे स्तंभों से लोहे की छड़ें ऊपर को निकली हुई थीं और लगातार बारिशों से इनका रंग सिंदूरी हो गया था। आसपास की कोठियों में रहने वाले बालकों ने रस्सियों के फंदे फेंककर 2-3 सलाखों को इस प्रकार दोहरा कर दिया था कि इनके सिरे पोल पायों के कदमों तक पहुंच गए थे। आदमी की कद के बराबर उठी दीवारों से खानसामा लोग ईंटें उखाड़कर रसोई घरों के लिए नए चूल्हे बनाने के लिए ले जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता यह बंगला खंडहर बनता जा रहा था। इसी बंगले के पहलू पर आरिफा और मरियम के कमरे की खिड़कियां खुलती थीं, जिन पर प्याज की परत जैसे नायलॉन के पर्दे पड़े थे। ये दोनों बहनें कासनी दुपट्टे ओढ़कर स्कूल जाया करती थी और शाम को एक दूसरी के कंधे का सहारा लेकर कपड़े बदला करती थी। परदेसी साहब की कोठी पर ऊपर बरसाती में उनका सबसे छोटा लड़का अनवर रहता था, जो दूसरी बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था और गुसल खाने से अपने अब्बा जान के ब्लेड चुराया करता था। इसी बंगले के पीछे बड़ी सी क्रीम कलर की कोठी में एक अमरीकी जोड़ा रहता था, जो ऊपर की मंजिल के सपाट छज्जे पर छोटा सा तौलिया बिछाकर धूप सेका करता था। बेगम नियाज ने अपने बेडरूम की सिंगार मेज से सुर्ख रिबन उठाकर रिंग मास्टर की तरह झटका और अपने फूले हुए बालों में बांध लिया। फिर सफ़ेद डोरी के सिरे पर लगी हुई पिंग पोंग की गेंद खींची और लोहे के फ्रेम से जड़े हुए 48 शीशों वाले दरीचे से झिलमिल पर्दे इधर उधर हट गए। दरीचे के ठीक सामने वह निर्माणाधीन बंगले की टूटी फूटी ईंटों के ढेर पर बैठा था। बेगम नियाज ने घृणा से भौं सिकोड़कर दूसरी गेंद खींची और पर्दे फिर अपने स्थान पर आ गए। क्रोध से दांत पीसकर वे सिंगार मेज के स्टूल पर बैठ गई और रुआंसी होकर बोली, तौबा, रजीलों की औलाद किस कदर जिद्दी और अड़ियल होती है। जो कुछ माँ बाप सिखा दें, क्या मजाल जो रत्ती भर भी इधर उधर सरक जाए। सुबह सुबह आकर बैठ गया हरामजादा। मिस्टर नियाज अपनी बेगम को खुश करने के लिए मुस्कुराए और लेटे लेटे तकिए के नीचे हाथ फेरकर सिगरेट तलाश करने लगे। बेगम ने मुंह फुलाकर कहा, आपसे इतना भी नहीं हो सकता कि इसके बाप को बुलाकर धमकवाएं और उसे रवैया ठीक करने को कहें। आपने तो मातहतों को सिर पर चढ़ा लिया है। मिस्टर नियाज ने दिया सलाई को फूंक मारकर बुझा दिया और अपने सिगरेट का ताजा ताजा सुलगा हुआ गुल देखकर बोला, वही होगा हुजूर जो आप फरमा रही हैं। जनाब ने धमकवाने को कहा है, मैं इसे ट्रांसफ़र ही करा दूंगा। अब तो सूबों का सिलसिला भी नहीं रहा। बेगम ने रिबन को चुटकी से पकड़कर खींचा और ज़मीन पर फेंक दिया। उनके फूले हुए बाल कान पर आ गिरे। मिस्टर नियाज ने अपने मोटे होंठ की पतली सी पपड़ी नोचते हुए कहा, सरकार के तेवर कुछ कड़े पड़े हैं, कहीं हम ही ना मारे जाएं। बेगम साहिबा इस बात पर झल्लाकर बोली, कल शाम इस आफत के परकाले ने जो सरकशी मुझसे की है, खुदा करे तुम्हारे साथ होती, फिर आटे दाल का भाव मालूम होता। वो तो मेरा ही जी था जो चुप रही, नहीं तो इस हरामी पर कुत्ते छोड़ देती, कीमा ही बांध कर ले जाते घर वाले। मिस्टर नियाज ने कुहनियों के बल होकर सिर पीछे डाल दिया और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोले, घबराइए नहीं, मैं इसके बाप को आज ही जवाब तलबी करूंगा और उसकी तब्दीली के ऑर्डर निकलवा कर आज शाम ही बिस्तर गोल करवा दूंगा, जलील कहीं का। और अगर आपने तब्दीली ना की तो? बेगम ने बेगमाना अंदाज में पूछा। तो आप हमें अपने घर में ना घुसने दीजिएगा। बेगम ने ज़मीन पर गिरा हुआ रिबन फिर उठा लिया। कय्यूम के अब्बा दफ्तर में नौकर थे। वह सुबह को पतलून को क्लिप लगाकर दफ्तर जाते थे, शाम को थैला लेकर सब्जी लेने जाते। कभी कभी कय्यूम भी उनके साथ जाता। खोंचे वाले को देखकर रुक जाता, कभी कहता मुझे ये ले दो, कभी कहता मुझे वो ले दो। उसके अब्बा बहुत नाराज होते, कभी झिड़कते, कभी हाथ पकड़कर खींचते। घर पहुंचकर उसकी अम्मी से कहते,
दोबारा मैं कय्यूम को साथ न ले जाऊंगा, यह बहुत तंग करता है, रास्ते में रुक रुक जाता है। कय्यूम की अम्मी कहती, अच्छे बच्चे यूं नहीं करते, बड़ों का कहना मानते हैं, जिस तरह वो कहें उसी तरह किया करो। देखो तो असद किस तरह अपने माँ बाप का कहना मानता है। सभी उससे प्यार करते हैं, हर एक उसे अच्छा समझता है। कय्यूम ने कहा, उसके अब्बा ने उसे तोता ला कर दिया है, मेरे पास कोई तोता है? अम्मी ने कहा, तोता लेकर क्या करोगे? गुस्से में आएगा तो उंगली कुतर देगा, जरा पिंजरा खुला रह गया तो फुर से उड़ जाएगा। कय्यूम ने कहा, फिर मुझे एक छोटा सा कुत्ता ले दो, जैसा जिम्मी के पास है। उसकी अम्मी बोली, हम कुत्ता कहाँ रखेंगे, जिम्मी तो कोठी में रहता है, उसके कई नौकर हैं, वो हर चीज देखभाल करते हैं, हम कुत्ता कैसे पाल सकते हैं? कय्यूम ने जवाब दिया, मैं कुत्ते को जंजीर से बांध दूंगा, आधा दूध उसको पिलाऊंगा, आधा खुद पीऊंगा, स्कूल से आकर सैर करने ले जाऊंगा, जब बड़ा हो जाएगा तो चोरों को पकड़ेगा। कय्यूम की अम्मी ने कहा, बेटा कुत्ता चौबारे में नहीं रह सकता, बर्तनों में मुंह डालता है, गुस्से में आए तो बोटी निकाल लेता है, अड़ोस पड़ोस की मुर्गी पकड़ ले तो पैसे भरने पड़ जाते हैं, तू कुत्ता लेकर क्या करेगा? कय्यूम ने कहा, फिर मुझे बिल्ली ले दो, मैं उसके गले में। उसके बाप ने झिड़क कर कहा, बकवास बंद करोगे कि नहीं, बिल्ली का बच्चा। कय्यूम सहम कर दीवार से लग गया। कय्यूम के मामू इंडोनेशिया में रहते थे, पहले वे कराची में रहा करते थे, फिर उनकी बदली इंडोनेशिया में हो गई। झटपट शादी करके मामू इंडोनेशिया पहुंच गए। कय्यूम के अब्बा शाम को नीचे उतरकर जलसाज के पास जा बैठते थे, हुक्का पीते, इंडोनेशिया की बातें करते। काली मिर्च वहाँ 2 आने सेर बिकती है, जीरा 1 आने सेर, गोश्त चवन्नी का आधा सेर, फल 1 रुपए का टोकरा भर। कय्यूम की अम्मी पड़ोसन से कहती, इंडोनेशिया से भाई का खत आया है, बंगले में रहता है, 5 नौकर हैं, अगले महीने कार खरीदेगा, आते हुए साथ ले आएगा। 2 रेडियो खरीदे हैं, एक मेरे लिए, दूसरा अपने लिए। बिजली की मशीन भी ली है, आपसे आप कपड़े सीती है। वहाँ हर चीज सस्ती है, 50-60 में अच्छा गुजारा हो जाता है। कय्यूम ने दोनों की बातें सुनी, बहुत खुश हुआ, ताली बजाकर बोला, अम्मी मुझे वहाँ से एक बिल्ली मंगवा दो, सस्ती मिल जाएगी, मैं उसे गले में पीला रिबन बांधूंगा, 2 टांगों से चलना सिखाऊंगा। अम्मी ने कहा, सदके जाऊं, बिल्ली कैसे आएगी, मामू के आने में तो देर है। कय्यूम ने कहा, मामू को लिखिए, वो डब्बे में बंद करके भेज देंगे, डाकिया दे जाएगा। कय्यूम की अम्मी हंस पड़ी, प्यार भरे लहजे में बोली, डब्बे में बेचारी भूखी प्यासी मर जाएगी, सांस रुक जाएगा, दम घुट जाएगा। कय्यूम ने कहा, मामू को लिखिए, छेदों वाले डब्बे में भेजें, साथ ही दूध की बोतल रख दें। माँ ने बेटे को कलेजे से लगा लिया और झुला झुला कर थपकाने लगी। एक दिन कय्यूम के अब्बू दफ्तर से आए तो उनकी बीवी ने कपड़े धोना छोड़कर कहा, जी पता है आज कय्यूम ने क्या कहा? ख्वाजा साहब वहीं रुक गए और घबराकर बोले, क्या? बीवी ने कहा, मैं अमान भैया को खत लिख रही थी कि मेरे पास एक पर्ची लिखकर ले आया। कहने लगा, मामू को मेरा खत भी भेज दो। मैंने देखा, हाय सदके जाऊं, ऐसा प्यारा खत लिखा था कि शायद आपसे भी ना लिखा जाए। क्यों, ऐसा क्या लिखा था? ख्वाजा साहब ने क्लिप उतारते हुए पूछा। लिखा था, मेरे प्यारे मामू जान, मैं बहुत याद करता हूँ, जल्दी आएं, मेरे लिए एक बिल्ली लाना, झूठ मूठ की नहीं, सचमुच की बिल्ली, बड़े बालों वाली। यह कहकर ख्वाजा साहब की बीवी हंसने लगी और ख्वाजा साहब माथे पर त्योरियां डालकर चारपाई पर बैठ गए। उनकी बीवी ने कपड़ों के ढेर परे सरकाकर ढकेल दिया और खुद पीढ़ा सरकाकर उनके पास बैठ गई। ख्वाजा साहब ने पूछा, कोई खत आया था? कोई नहीं। उनकी बीवी ने 8वीं क्लास की लड़की की तरह सर हिलाकर जवाब दिया और फिर ख्वाजा साहब के घुटनों पर दोनों हाथ रखकर कहने लगी, तौबा अल्लाह, आप तो बस मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। कय्यूम की बात सुनाई, फिर भी हंसी नहीं आई। ख्वाजा साहब ने कहा, लानत भेजो, हालात ही ऐसे हैं, हंसी कैसे आए।
उनकी बीवी ने कहा, हालात को गोली मारो पर मेरे कय्यूम को तो कुछ ना कहो, मुंह भर के बात कर देते हो। ख्वाजा साहब ने कहा, चुप रहो मरियम, मैं थका हुआ हूँ। मरियम चुप हो गई। ख्वाजा साहब वैसे ही पतलून पहने चारपाई पर लंबे हो गए। इंडोनेशिया के पाकिस्तानी दूतावास में अपना सेवा काल समाप्त करने के बाद कय्यूम के मामू जब वापस आए तो विदेश कार्यालय में चार्ज लेने के बाद सीधा लाहौर पहुँचे। वे अपनी सिस्टर के लिए बहुत सी चीज़ें लाए थे। उनमें रेडियो सेट या सिलाई की मशीन वगैरह तो ना थी, लेकिन समर में पहनने के लिए प्रिंटेड कपड़े अवश्य थे। कुछ वुडन स्टैचू थे जो वहाँ के लोक नृत्यों की विभिन्न मुद्राओं पर आधारित थे। अपने ब्रदर इन लॉ के लिए वो सूट का कपड़ा लाए थे और एक आइवरी हैंडल की सुंदर सी घड़ी। लेकिन जब उन्होंने कय्यूम का गिफ्ट देने के लिए बूट का डब्बा खोला तो उसमें से एक बिल्ली का बच्चा निकला, जिसने ढकना खुलते ही नन्ही सी छींक मारी और अपनी कमर को मेहराब बनाकर अंगड़ाई ली। कय्यूम खुशी से दीवाना हो गया और मामू की कमर में बाहें डालकर मार्क टाइम करते हुए नाचने लगा। उसके अब्बा ने झिड़क कर कहा, गधा कहीं का, क्या बेसब्रा हुआ जाता है। अम्मी बोली, बेटा शोर तो ना करो, मामू गुस्सा होंगे। मामू ने कहा, यह बड़ी वंडरफुल बिल्ली है। दरअसल इसे सियामीज़ कैट कहते हैं। जकार्ता के एक कर्नल के पास थी। मैंने कय्यूम का लेटर पहुंचते ही खरीद ली। जस्ट सी, इसके कान और नाक दोनों स्याह हैं। यही सियामीज़ कैट की पहचान है। कय्यूम ने मामू की कमर के पीछे से सिर निकाला और बिल्ली को प्यार करने के लिए ज़रा सा आगे बढ़ा। बिल्ली ने एक और अंगड़ाई ली और कय्यूम सहम कर पीछे हट गया। सब हंसने लगे। मामू ने कहा, कम ऑन, ये तो तुम्हारी फ्रेंड है, हमने इसे तुम्हारा नाम बता दिया है, बिल्कुल कुछ नहीं कहेगी। फिर उन्होंने बिलोटे के पीठ पर हाथ फेरा और उसके जिस्म से खुरखुर की आवाज़ निकलने लगी। कय्यूम की अम्मी ने कहा, सिद्दीक, उधर की बिल्लियों के अंदर भी ऐसी आवाज़ होती है? नहीं, ख्वाजा साहब ने कहा, इधर की बिल्लियाँ तो काठ की बनी होती हैं, हाथ फेरो तो बुरादा झड़ता है, अकल की कुंद। कय्यूम की मामू ने कहा, श्यामी कैट बस एक बच्चा देती है, उसके बाद सारी लाइफ वैसे ही पास कर देती है। बड़ी ब्रह्मचारी बिल्ली है। ख्वाजा साहब शरारत से मुस्कुराए। मरियम ने कहा, हाय अल्लाह, सिर्फ एक बच्चा, मर जाए तो माँ का जी वीरान ना हो जाए, है ना। ख्वाजा साहब ने कहा, बिल्ली माँ और औरत माँ में फ़र्क है। बिल्ली के बच्चे के ना तो सोने के सहरे लगते हैं और ना उसे डिप्टी बनना होता है, इसलिए वो बच्चे को रो धोकर भूल जाती है। औरत माँ का बच्चा मरता है तो उसके साथ एक दूल्हा मरता है, एक डिप्टी मरता है, कमाई का जरिया डूबता है। जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ फना हो जाएं तो किसका जी वीरान ना हो भला। सिद्दीक ने कहा, भाईजान तो फ़िलॉसफ़ी पर लेक्चर देने लगे। ख्वाजा साहब बोले, कराची में रहो, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, पतलून फट जाएगी तो फ़िलॉसफ़ी खुद ब खुद नज़र आने लगेगी। कय्यूम की अम्मी चमक कर बोली, तौबा मेरी, किसी की बात को यूं ही नहीं मरोड़ा तड़ोड़ा करते। इसी बातचीत में सारे भूल गए कि कय्यूम अभी तक मामू की कमर से लिपटा हुआ है और चोर आंखों से बिलोटे की ओर देख रहा है। ख्वाजा साहब ने कहा, शाबाश शेर पुत्र, थोड़ा और मामू की बुक्कल में छुप जा। मामू ने कय्यूम की बाजू को पकड़कर स्वीटली अपनी तरफ खींचा और कहा, कम ऑन, ये तो फ्रेंडली है, तुमसे तो माँ बाप से बढ़कर प्यार करेगी। तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुमने लेटर लिखा था कि नहीं। कय्यूम ने स्वीकार में सिर हिलाया और थोड़ा सा बाहर निकल आया। टच इट, टच इट। मामू ने कय्यूम का हाथ पकड़कर बिल्ली की फर पर फेरा और कहा, देखो कुछ भी नहीं करती। कय्यूम ने नफ़ी में सिर हिलाया और मामू के घुटने से लगकर खड़ा हो गया। इसका नाम डेज़ी है मामू? कय्यूम ने हौले से पूछा और ख्वाजा हंस पड़े। हाँ, डेज़ी जैक्सन, बड़ी हरामजादी थी, एसपी जलंधर की मेम थी, खान सामा और खान रूमों की मोमियाई निकाल लेती थी। बस बस, मरियम ने कहा, अब उनकी गंदी बातें ना सुनाने लग जाना। हम तो कय्यूम की बिल्ली का कोई और ही नाम रखेंगे, है ना भाई कय्यूम। कय्यूम ने स्वीकार में सिर हिलाया और मामू ने मुस्कुराते हुए कहा,
इसका नाम तो गातो है। गातो? मामू? कयूम एकदम बोल पड़ा। हाँ, मामू ने सोचते हुए कहा, गातो जर्मन लैंग्वेज में बिल्ली को कहते हैं। बड़ा वाहियात नाम है। ख्वाजा साहब बोले। वाहियात ना वाहियात, भला चंगा है। मरियम ने यकीन से कहा। हाँ अम्मी, बड़ा अच्छा नाम है, गातो, है ना मामू? शाबाश। मामू ने कयूम के सर पर हाथ फेरा और गातो को दोनों हाथों से उठाकर कयूम की तरफ बढ़ाया। कयूम डरा झिझका एक कदम पीछे हटा। फिर उसने अपना चेहरा जरा सा एक तरफ मोड़ते हुए गातो को अपने हाथों में ले लिया। गातो ने अपनी दुम पिछली टांगों में दबा ली और पंजे बगलों में छुपा लिए। कयूम ने डरते डरते उसकी गुलाबी नाक पर हौले से फूंक मारी। गातो ने आंखें बंद कर ली। कयूम का हौसला बंधा और उसने बंद आंखों वाली गातो को अपने गालों से लगा लिया। गातो खुरखुर करने लगी। अब मोहल्ले के बच्चे कयूम से खेलने लगे। कोई कहता, जरा सी देर को गातो मेरी गोद में दे दो। कोई कहता, 1 मिनट मुझे दो। कयूम हर एक को अपनी बिल्ली दे देता। उसके मित्र गातो को गोद में उठाकर प्यार करते, अपने घरों से दूध चुरा कर लाते, गातो को पिलाते, खुश होते। कयूम कहता, मेरे मामू विलायत से लाए हैं, साहब से खरीदी है, 100 रुपए में आई है। अम्मी ने मुझे रिबन दिया है। सिद्दीक चचा इसके लिए घुंघरू लाए हैं। अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो चूहे मारेगी, शेर से लड़ेगी, मेरे साथ स्कूल जाया करेगी। उसके दोस्त पूछते, जब गातो बड़ी हो जाएगी फिर भी तू हमें इससे खेलने दिया करेगा? कयूम कहता, अगर तुम मेरा बस्ता उठा कर ले जाया करोगे तो खेलने दूंगा, नहीं तो नहीं। सब बच्चे एक साथ बोलते, मैं उठा कर ले जाऊंगा, मैं उठा कर ले जाऊंगा। कयूम खुश होकर गातो को गले से लगाता, उसका मुंह चूमता, बिल्ली खुरखुर करने लगती। कयूम की अम्मी कहती, तू तो इस बिल्ली के पीछे पागल हो जाएगा। तख्ती लिखता है तो गोद में बैठा कर, सोता है तो गले लगा कर, आखिर इसमें है क्या? तुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है? कयूम कहता, मेरी गातो है ना, आपको क्या? जब मैं स्कूल से आता हूँ दरवाजे पर बैठी होती है, सीढ़ियों पर मेरी आवाज़ें सुनती है तो म्याऊं म्याऊं करने लगती है। जो भी मैं कहता हूँ वही करती है। मैं इसे कहानियाँ सुनाता हूँ, ये मुझे गाना सुनाती है। गाने की बात सुनकर कयूम की अम्मी हंस पड़ी, कहने लगी, गाना ना गाना, तुम्हारी बिल्ली तो गूंगी है। कयूम इस बात पर गुस्सा हो गया। पहले फुसफुस की, फिर भैं भैं रोने लगा। गातो सहम कर कोने में जा चुपकी। कयूम की अम्मी ने कहा, मैं तो यूं ही कह रही थी, यह तो सचमुच बहुत अच्छा गाती है, मैंने भी सुना है इसका गाना। कयूम एकदम चुप हो गया, आस्तीन से आंसू पोंछे और बोला, है ना अम्मी, रात को गाती है ना? अम्मी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने खुद सुना है। कयूम ने लपक कर गातो उठा ली, झोली में डाली और प्यार करने लगा। एक शाम ख्वाजा साहब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने मरियम से कहा, आज बेगम साहिबा दफ्तर आई थी। तुम्हारे दफ्तर? मरियम ने बिना लगाव के कहा, अपने खाविंद से मिलने आई होंगी। तो और क्या मुझसे मिलने आई थी? ख्वाजा साहब चरपाई पर लेट गए और मरियम उनके पास पायती पर बैठ गई। अपने पति के पेट पर हाथ फेरकर बोली, आज रोटी खाई थी? हाँ, पति ने आंखें बंद करके कहा, पुलाव और मुर्ग का शोरबा, अंगूर और केले का कस्टर्ड। मरियम ने अपने पति को जोर से झंझोड़ा और कहा, हाय अल्लाह, मेरे साथ तो मजाक न करो, खुदा की कसम। ख्वाजा साहब ने आंखें खोल दी और पतलून के पांचे तले टखना खुजलाकर बोले, बेगम साहिबा अपने साथ बंगले पर ले गई थी। अल्लाह खैर। मरियम ने मुस्कुराने की कोशिश की, इतनी मेहरबानियाँ क्यों भला? ख्वाजा साहब थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, सुनो मरियम, बेगम साहिबा ने गातो मांगी है। गातो? मरियम के मुंह से चीख निकल गई, कयूम की बिल्ली? हम उसे कोई और ले देंगे, यह अमीरों के रखने की बिल्ली है, वही इसकी जात को जात समझते हैं। अमीर जाएं दोजख में, मेरे लाल की बिल्ली, मैं तो किसी को हाथ ना लगाने दूं।
ख्वाजा साहब ने मरियम की बात पर जानबूझकर ध्यान न दिया और बोले, परसों साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और कहा, ख्वाजा साहब सुना है आपके पास एक बिल्ली है। मैंने कहा, जी हाँ है। पूछने लगे, कैसी है? मैंने कहा, जी पता नहीं, छोटी सी है, मेरे लड़के के मामू इंडोनेशिया से लाए थे। साहब ने मेज से दराज से एक किताब निकाली, उसमें बिल्लियों की हजारों तस्वीरें थीं। मुझे दिखाकर कहने लगे, पहचानो तो तुम्हारी वाली बिल्ली किससे मिलती है? मैंने 8-10 वर्क ही उल्टे होंगे कि गातो जैसी बिल्लियों का पूरा एक भरा सफ़ा निकल आया। मैंने साहब से कहा, ऐसी है जनाब आली। साहब खुश हो गए, कहने लगे, हमारी बेगम को बिल्लियों का बहुत शौक है, यह किताब उन्हीं की है। उन्होंने ही दरखास्त की थी कि अगर आप मेहरबानी करके अपनी बिल्ली हमें तोहफे के तौर पे दे देंगे तो आपकी नवाजिश होगी। यह सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया और मैंने अपनी नज़रें झुका ली। साहब ने फिर पूछा, तो क्या ख्याल है? तो मैंने कहा, साहब वो मेरे बच्चे की बिल्ली है और उसी के लिए। मगर साहब ने मेरी पूरी बात ना सुनी और कहा, बच्चे का क्या है, उसे कोई और खिलौना विलौना देकर बहला देना, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, बच्चे तो बहल ही जाया करते हैं। यह कहकर साहब ने मुझे वापस अपने कमरे में भेज दिया और आज बेगम साहिबा आ गईं। चलो अभी बिल्ली ला कर दो, मैंने कल तक की मोहलत मांगी है। मरियम ने यह सारी बात खामोशी से सुनकर कहा, बेगम साहिबा होंगी तो अपने घर होंगी, हम कोई उसका दिया हुआ खाते हैं जो बिल्ली दे दे? मेरे कयूम की तो उसमें जान बसती है। ख्वाजा साहब ने कहा, और हमारी जान साहब के इख्तियार में है। क्यों? मरियम ने तुनक कर पूछ तो लिया, लेकिन फ़ौरन ही उसे महसूस हुआ कि इसमें भला ऐसी कौन सी मुश्किल बात थी जो समझ में ना आती। मरियम रोने लगी तो उसके पति ने सीने से लगा लिया और कहा, मैं कल कयूम के स्कूल जाने के बाद दफ्तर जाऊंगा और गातों को साथ ले जाऊंगा और बेगम साहिबा के बंगले पर छोड़ आऊंगा। जब कयूम स्कूल से आएगा तो हम कह देंगे कि मोहल्ले की आवारा बिल्लियों के साथ भाग गई। मरियम अपने पति के कंधे से लगी रोती रही और उसका सारा बदन सिसकियों से हिचकोले खाता रहा। कयूम चौबारे की छत पर खड़ा था, रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। गातो ना तो किसी कोठे पर नजर आती थी ना किसी सहन में। उसने चारों तरफ मुंह उठाकर आवाज दी, गातो गातो गातो, लेकिन कोई भी न बोला। कयूम रोता हुआ नीचे उतर आया। उसकी अम्मी ने कहा, सदके जाऊं, क्यों हलकान होता है? आज गई है कल वापस आ जाएगी, बिल्ली अपना घर छोड़कर नहीं जाती, साल बाद भी वापस आ जाती है। ना आई तो अपने चांद को और ले दूंगी। और का नाम सुना तो कयूम और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। चीखें मारता नीचे उतर आया, जिल्द साज की दुकान पर पहुंचा। कहने लगा, मेरी गातो यहाँ तो नहीं आई। दफ्तरी ने कहा, उसे क्या जल्द बदमानी थी जो यहाँ आती? कयूम ने पंसारी से पूछा, शरबत वाले से पूछा, कसाई के तख्ते के नीचे नाली में हाथ फेर कर देखा। सिगरेट वाला बोला, क्लर्क का लौंडा क्या गातो गातो कर रहा है? यहाँ मुटियारें गायब हो जाती हैं, ये बिल्लोटे को रो रहा है। बड़ा होगा तो आप ही समझ जाएगा। कयूम के दोस्त कहने लगे, चिट्टी मस्जिद के मौलवी जी से लोटा फिरवाते हैं, वो चोर की पर्ची निकाल देंगे। दोस्तों को साथ लेकर कयूम रोता रोता मौलवी जी के पास पहुंचा। मौलवी काना था, उसने सारी बात सुनी। दाढ़ी हिलाकर बोला, 5 पैसे लाओ, मैं लोटा घुमा दूंगा। सब ने एक एक पैसा डालकर 5 पैसे जमा किए। मौलवी ने लोटा घुमाया, भंगिन के नाम की पर्ची निकली। कयूम गुस्से से दीवाना हो उठा, जोर जोर से धाड़े मारता भंगियों के क्वार्टर पहुंचा। जाते ही अपनी भंगिन से उलझ गया, उसकी ओढ़नी फाड़ दी, टांगों से चिमट गया। चीख चीख कर कहने लगा, मेरी गातो दो, मेरी गातो दो, मेरी बिल्ली दो। भंगिन ने परे धकेला। कयूम ने उसकी कलाई में काट खाया। भंगिन ने जल्दी में हाथ छुड़वाया तो गिलट का कंगन कयूम के माथे पर लगा। खून की एक पतली सी लकीर दौड़ने लगी।
भंगी ने रोते हुए कय्यूम को उठाया, उसके घर ले गया। अम्मी ने दुपट्टा फाड़कर पट्टी बांधी। ख्वाजा साहब ने कय्यूम को इस हालत में देखा तो चुपचाप नीचे उतर आए। जाड़े का मौसम था और खुश्क सर्दी पड़ रही थी। ज़मीन से आसमान तक बर्फ़ भरी हुई थी और इंसान से हैवान तक सभी कांप रहे थे। कय्यूम माथे पर पट्टी बांधे अपनी माँ के साथ बिस्तर में दुबका हुआ था। उसने कई सपने देखे। जिल्दसाज कटाई की मशीन के नीचे पड़े कतरनों के ढेर में से गातों को निकालकर उनके यहाँ देने आया था। गातों के गले में हल्की नीली और मलगजे रंग की कई कतरनें उलझी हुई थी। शरबत वाले ने गातों को गोद में उठा रखा था और उसका पोस्तीन का बाल संदल और केवड़े से चिपके हुए थे। पंसारी का लड़का ऊपर चौबारे में बिल्ली लाया और वह सारी हल्दी से सनी हुई थी। भंगी दरवाजे पर दस्तक देकर कह रहा था, बीबी जी बिल्ली ले लो जी। भंगी की इस दस्तक से कय्यूम की आंख खुल गई। उसने अपनी माँ का गोल गोल कंधा पकड़ा हुआ था। उसकी माँ उसके अब्बा से कह रही थी, उस मरने जोगी खच्चर के अपने तो औलाद ना हुई, दूसरों के बच्चों का जोर निकाल कर ले गई। ख्वाजा साहब ने कहा, लानत भेजो, उसका नाम ही ना लो। मुझसे तो कय्यूम के माथे का जख्म ना देखा गया, इसलिए मैं नीचे उतर गया था। मरियम ने कहा, अल्लाह करे उसे सारी उम्र बच्चा ना हो, सूखी बंजर ही मर जाए, खुदा करे। मेरे लाल को हलकान कर दिया। ख्वाजा साहब बोले, क्या करें, पोजीशन ही ऐसी है। साहब तो खड़े खड़े नौकरी से निकाल सकते हैं। इस वक्त तो कय्यूम की खुशी को रोते हैं, उस वक्त इसकी जान को रोना पड़ेगा। मिट्टी तुम्हारे मुंह में, मरियम ने गुस्से से कहा। नियाज साहब कोई हमारे राज़िक हैं, रोटी तो अल्लाह देता है, उसने वसीले ही ऐसे बनाए हैं। ख्वाजा साहब अपनी बीवी के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब वो ज़माना नहीं रहा मरियम। और मरियम ने सांस भरकर कहा, इस ज़माने ने तो हमारी हड्डियां पोली कर दी, अल्लाह करे ना रहे यह ज़माना। मैं तो जिस दिन ईद की डाली लेकर गई थी उसी दिन पता लग गया था कैसी डायन है तुम्हारी बेगम साहिबा। सारा वक्त मैं तो कय्यूम को पढ़ पढ़ कर दम करती रही। हबीब पाक उसके दीदों से बचाए, बच्चा खोर लगती है, इसीलिए तो गोदी नहीं भरती, अब गातों को लेकर दूध पिलाती फिरे। ख्वाजा साहब चुप रहे तो मरियम ने पूछा, जब तुमने उसे गातों ले जाकर दी थी तो बहुत खुश हुई होगी। ख्वाजा साहब ने खिन्न होकर कहा। कहने लगी, शुक्रिया साहब, से कोई काम हो तो मुझे बताना। मैंने कहा, जी अच्छा। फिर कहने लगी, बस में आए हो? मैंने कहा, नहीं, साइकिल पर। कहने लगी, क्या यहाँ तो घंटा घंटा बस मिलती ही नहीं। फिर उसने मेरी तरफ यूं देखा जैसे पूछ रही हो कोई और काम तो नहीं। मैं सलाम करके दफ्तर आ गया। हरामजादी, मरियम ने दांत पीसकर कहा और करवट बदलकर कय्यूम के माथे पर अपने होंठ रख दिए। 11 बज चुके थे। धुंध बिल्कुल मिट गई थी, धूप निकल आई थी। कय्यूम बस्ता उठाए सड़कों पर घूम रहा था। अब उसे सर्दी नहीं लग रही थी। वह आज स्कूल नहीं गया, बस स्टॉप तलाश कर रहा था। वही बस स्टॉप जहाँ पीपल का पेड़ था, जहाँ वह और उसकी अम्मी ईद के दिन सवार हुए थे। कय्यूम ने राह चलते लोगों से पूछा, नियाज साहब की कोठी के लिए कौन सी बस जाती है? बस कंडक्टर से पूछा, नियाज साहब के बंगले कौन सी बस जाती है? सब हंस पड़े। कंडक्टर ने कहा, आज स्कूल नहीं गए बच्चू? कय्यूम सहम कर पीछे हट गया और दूसरी बस की ओट में छिप गया। एक तांगे वाला आगे बढ़कर बोला, चल मैं तुझे छोड़ाऊं, मुफ्त मुफ्त। कय्यूम ने कहा, ना मैं नहीं आता, मुझे अब्बा मारेंगे। फिर एक बस और आई, इस पर तोता मार्का गरम मसाला लिखा था। ईद के दिन वे इसी बस में सवार हुए थे। कय्यूम जल्दी से आगे बढ़ा, लपक कर बस में चढ़ गया। कितनी ही देर बाद कंडक्टर कय्यूम तक पहुंचा। टिकट को पूछा, कय्यूम चुप रहा। उसके पास पैसे नहीं थे। उठने लगा, कहीं कंडक्टर मारे ना। मगर कंडक्टर ने अपने पंच से बस की पाइप बजाई, बस रुक गई। उसने कय्यूम को उतार दिया। धुएं का बादल उठा,
फिर बस उसमें छुप गई। कय्यूम ने सोचा, ठीक है, जिधर जिधर बस जाती है मैं उधर उधर मुड़ता जाऊंगा। जब पेट्रोल पंप आएगा बंगला आप नज़र आ जाएगा। वह चलता रहा, टकटकी बांधे बस को देखता रहा। बस लुप्त हो गई। कय्यूम की रफ्तार सुस्त पड़ गई, लेकिन वह बस्ता झुलाता बराबर चलता रहा। इतने में एक और बस आई, बड़ वाले चौक से दाएं मुड़ी। कय्यूम भागा, चौक पर जा खड़ा हुआ। बस गां गां करती सीधी जा रही थी। जहाँ तक नज़र आती थी बस नाक की सीध उधर जा रही थी। जब बहुत दूर बड़ी सारी बस का एक धब्बा सा रह गया तो कय्यूम ने फिर चलना शुरू कर दिया। वह चलता रहा, दोपहर गुजर गई। सूरज की रोशनी पीली पीली होने लगी। एक बार उसने नल पर चुल्लू भर पानी पिया, थैला खोलकर किताबें निकाली, झाड़ी और फिर थैले में डाल ली। पीले सूरज के सामने से स्याह बादलों के टुकड़े गुजरे। ठंडी हवा चली और कय्यूम ने अपना बायां हाथ निकर की जेब में डाल लिया। सड़क इतनी लंबी थी कि समाप्त होने पर ही ना आती थी, फिर भी वह चलता रहा। थक कर रुक जाता तो सर्दी लगने लगती, चलता तो गर्म रहता। इस तरह चलते चलते जब वह टूटे पुल पर से गुजरा तो सामने उसे पेट्रोल पंप दिखाई दिया। कय्यूम बहुत खुश हुआ। पहले उसके कदम तेज तेज उठे, फिर वह बेसोचे समझे भागने लगा। सामने पेड़ थे, उनके पीछे कुछ कोठियाँ बन रही थीं। बड़े फव्वारे के पास कय्यूम को सिगरेट वाले की दुकान नज़र आई। उसी के साथ रास्ता जाता था, उधर ही साहब की कोठी थी। कय्यूम डरते डरते फाटक में दाखिल हुआ। सुर्ख सुर्ख बजरी बिछी हुई थी। बरामदे में फूलों के गमले थे, किसी में मोतिया, किसी में बेला, किसी में गुलाब, किसी में गेंदा। बरामदे की सीढ़ियों पर कय्यूम ने बस्ता रख दिया। हौले हौले कदम बढ़ाता हुआ दरवाजे तक आया। शीशे में से देखा, सिंगार मेज के पास रेशमी बिस्तर पर बैठी गातो पंजा चाट रही थी। कय्यूम गोले की तरह दरवाजे में लगा। दरवाज़ा खटाक से खुल गया। कय्यूम ने बिजली की तरह टूटकर गातो को गोद में उठा लिया, मुंह चूमा, गले से लगाया। गातो खुरखुर करने लगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बेगम साहिबा अपना तानपुरा छोड़कर इधर भागी। कय्यूम दरवाजे से निकलने ही लगा था कि उन्होंने उसे बालों से पकड़ लिया और गराज कर कहा, हरामजादे कमीने। कय्यूम ने पूरे ज़ोर से आगे बढ़ने की कोशिश की। बाल ज़ोर से खींचे और उसकी आंखों में पानी भर आया। बेगम साहिबा ने दूसरा हाथ कय्यूम की छाती से भीजी हुई गातों पर डाला और कय्यूम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बेगम ने बाल छोड़कर ज़ोर से धप्पा मारा, लेकिन कय्यूम गिरा नहीं। बेगम ज़ोर से चिल्लाई, कमीने, रज़ील, हरामजादे, छोड़ हमारी बिल्ली। कय्यूम ने ऊंचे ऊंचे रोते हुए कहा, यह आपकी बिल्ली नहीं, यह मेरी गातो है। मेरे मामू विलायत से लाए थे, मेरे लिए लाए थे। मामू विलायत। बेगम ने दांत भींचकर बड़े बड़े 2 धमके उसकी कमर पे दिए और बिल्ली को अपने चुंगल में जकड़ने के लिए निचला होंठ दांतों तले दबाकर जोर लगाया। कय्यूम ने अपनी ठोड़ी छाती से मिला ली, बिल्ली को और ज़ोर से भींच लिया। गातो बिलबिलाई। बेगम साहबा ने मारना कूटना छोड़कर एक हाथ से कय्यूम की उंगलियां मरोड़ी और दूसरे हाथ से बिल्ली को छुड़ाने की कोशिश की। कय्यूम ने उनकी कलाई में काट खाया। उन्होंने जल्दी से हाथ छुड़ाया तो सोने का कंगन कय्यूम के माथे पे लगा। खून का फव्वारा बह निकला। बेगम साहिबा ने जल्दी जल्दी 2-3 मुक्के, 3-4 थप्पड़, 1-2 लातें रसीद की। कय्यूम घुटने के बल गिरा। बेगम साहिबा ने पांव कमर पर रखकर ठोड़ी तले से गातो निकाल ली और उसे अपने सीने से लगाकर खड़ी हो गई। कय्यूम स्प्रिंग की तरह उछला और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी गातो दे दो, मेरी बिल्ली दे दो, मेरे मामू मेरे लिए लाए थे। बेगम ने आवाज़ दी, करीम करीम, और कय्यूम बिलबिलाने लगा, अल्लाह मियाँ आपका सवाब देंगे, मेरी बिल्ली दे दो। बेगम खूनी आंखों से कय्यूम को घूरती रही। कय्यूम फिर घुटनों के बल गिर गया और बेगम का दामन चूम चूम कर और हाथ बांध कर कहने लगा, मेरी बिल्ली दे दो जी, यह मेरी गातो है, मुझे मार लो जी, जितनी मर्जी मार लो, पर मेरी बिल्ली दे दो।
बेगम वैसे ही खड़ी रही। कय्यूम उसके पाँव पर हाथ रखकर जल्दी जल्दी सजदे करने लगा। अल्लाह के वास्ते मेरी गातो दे दो, मेरी बिल्ली दे दो, मुझे रोज़ मार लिया करो जी, मैं आप आ जाया करूँगा जी, मेरी गातो दे दो। अब्बा जी से पूछ लो, ये मेरी बिल्ली है, उन्होंने ही आपको दी है। चाहे मुझे सारे काम करवा लो, मुझे नौकर रख लो, मुझे सोटी से मार लो जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी गातो मुझे दे दो। कय्यूम फिर सजदे करने लगा। सारा कमरा उसके डूबते उभरते नालों से भर गया। बेगम आंखें सुर्ख किए खड़ी थी। गातो उसके सीने से लगी अपना पंजा चाट रही थी। करीम ने अंदर आकर पूछा, आपने मुझे बुलाया था बेगम साहिबा? बेगम ने चिल्लाकर कहा, कहाँ मर गया था? देख इस हरामजादे ने कैसा तंग किया है, उठाकर कोठी से बाहर निकाल दे। कय्यूम ने ज़िबा होने वाले मेमने की तरह पुतलियां घुमाकर करीम को देखा और चीख मारकर कहा, मुझे बाहर ना निकालो जी, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह के वास्ते तौबा करता हूँ जी, मेरी गातो दे दो। करीम ने उसे गर्दन से पकड़ा और बाहर धकेलने लगा। कय्यूम ने टांगें अकड़ा लीं। कालीन के नीचे दरी के मोटे मोटे सिलवट पड़ गए। बेगम ने कड़क कर कहा, बाहर ले जाए इस हरामजादे कुत्ते को। करीम ने कय्यूम को बालों से पकड़कर घसीटा तो उसने हाथ बांधकर करीम से कहा, अल्लाह के वास्ते मुझे गातों को बस छू लेने दो, अपनी बिल्ली को प्यार कर लेने दो, बस एक बार हाथ लगा लेने दो, अल्लाह के वास्ते, हज़रत साहब के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। लेकिन करीम उसे घसीटता ही गया। बजरी पर उसकी नेकर सुर्ख और टांगें किरमिची हो गई और बूटों और जुराबों में कंकड़ियाँ उतर गईं। घुटनों और पिंडलियों पर गहरी खरोंचें आ गईं। कय्यूम ऊंचे ऊंचे रो रहा था और करीम उसे घसीटे लिए जाता था। सड़क के परे निर्माण के लिए निशान लगी सफ़ेद ज़मीन की सूखी टूटी झाड़ियों पर उसे धक्का देकर करीम वापस आ गया और आकर उसने कोठी का फाटक बंद कर दिया। कय्यूम बड़ी देर तक रेतीली मिट्टी पर लेटा सिसकियां भरता रहा। जब उसने उठने की कोशिश की तो रात छा चुकी थी। सारे बंगलों की बत्तियां जल चुकी थी और ठंडी हवा सीटियां बजाने लगी थी। बादल के इक्का दुक्का टुकड़े घने होकर सारे आसमान पर घोर अंधेरा बनकर छा गए थे। कय्यूम निर्माणाधीन बंगले की उन टूटी फूटी ईंटों के ढेर पर जा बैठा जिन्हें लंबी दस्तियों वाली छोटी छोटी हथौड़ियों से तोड़ा जाता है। उसने सोचा, अच्छे बच्चे जब बहुत अच्छे हो जाते हैं तो परियां आती हैं, उन्हें मिठाई देती हैं, उनके लिए फूल लाती हैं, उनका हर काम कर देती हैं। वह सीने पर हाथ बांधकर और भी अच्छा हो गया। अब नीली परी आएगी, मिठाई लाएगी, मुझे प्यार करेगी, फिर कोठी में जाकर गातों को ले आएगी, मैं सलाम करूँगा, खुश होकर दुआ देगी, मैं गातों को लेकर घर चला जाऊँगा। सर्द हवा के एक तेज़ झोंके से कय्यूम का चेहरा सुन्न हो गया। उसने सिर घुटनों में दबा लिया और कहा, अल्लाह मियाँ जी, मेरी गातों ले दो, फिर मैं कभी बुरा नहीं बनूँगा, सब मुझे अच्छा कहेंगे, प्यार करेंगे, मेरी गातों ले दो, अल्लाह मियाँ जी, मेरी गातों। वह फिर सिसकियाँ भरने लगा और गरम गरम आंसू उसकी कांपती हुई बर्फ़ सी ठंडी टांगों पर फिसलने लगे। कय्यूम ने ज़रा सी ऊंची आवाज़ में अल्लाह मियाँ को बुलाया। सिर घुटनों में और घुसेड़ा तो माथे के घाव में ज़ोर का दर्द उठा। दर्द और घाव की तकलीफ़ की शिद्दत से कय्यूम बिलबिला उठा और रोते रोते उसकी घिघी बंद गई। अल्लाह मियाँ जी, चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मुझे मार दो, पर मेरी गातों मुझे ले दो, मैं गातों लेकर ही जाऊँगा, लेकर जाऊँगा, चाहे मुझे चुड़ैलें खा जाएं, भूत खा जाए, अल्लाह मियाँ जी, मेरी बिल्ली दे दो। बादल ज़ोर से गरजा, हवाओं ने भद्दी भद्दी सीटियाँ बजाईं और कय्यूम डर और सर्दी से शिद्दत से कांपने लगा। फिर एकदम जैसे आकाश में दरारें पड़ गईं। मनोपानी नदी नाले बनकर एकदम उतरा और कय्यूम घुटनों में सिर दबाता गया। इर्द गिर्द की बत्तियां बुझ गईं और आसमान के किनारों पर बिजली चमकने लगी। सूरज निकलने से कोई घंटा भर पहले एक भीगा हुआ लंगड़ा कुत्ता उधर से गुजरा तो कय्यूम को यूं बैठा देखकर रुका और फिर ईंटों पर फुदकता हुआ उसके पास पहुंचा। थूथनी उसके करीब की, सूंघा, जरा झुका और मुंह ऊपर करके रोने लगा।
बारिश से बोझल कयूम के कपड़े उसके ठंडे यख जिस्म से चिपटे रहे और लंगड़ा कुत्ता उसके सिरहाने खड़ा बैन करता रहा। बेगम नियाज ने सफ़ेद डोरी के सिरे पर लगी हुई पिंग पोंग की गेंद खींची और लोहे के फ्रेम से जड़े हुए 48 शीशों वाले दरीचे से झिलमिल की परतें इधर उधर हट गईं। दरीचे के ठीक सामने निर्माणाधीन बंगले की टूटी फूटी ईंटों के ढेर पर कयूम बैठा था। गुस्से से दांत भींचकर वह सिंगार मेज के स्टूल पर बैठ गई और रुआंसी होकर बोली, तौबा, रजीलों की औलाद किस कदर जिद्दी और अड़ियल होती है। जो कुछ माँ बाप सिखा दें, क्या मजाल जो रत्ती भर भी इधर उधर सरक जाए। देखा, सुबह सुबह फिर आकर बैठ गया हरामजादा। तो ये थी कहानी गातो, जिसे लिखा था श्री अशफाक अहमद जी ने। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।